नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम अंग्रेजों की नीतियों को पढ़ रहे थे, उसी सीरीज को क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने क्या है, बैंकिंग को देख लिया है, भारत में जो खाद्यान्न है उनका व्यवसायीकरण कैसे किया गया उनको हमने देख लिया। ओके, उससे पहले हमने राजस्व की नीतियां देख ली, यानी कि लगभग 3 लेक्चर हम इसके ऊपर अपने बिता चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत में सिविल सेवा की। किसकी बात करेंगे? भारत में जो सिविल सेवा होती है, इस सिविल सेवा का आयोजन कैसे होने लगा, या मैं कहूं आज जिस हम यूपीएससी की बात करते हैं, इस यूपीएससी का गठन भारत में किस तरह से किया गया, कौन कौन से यहां से आयोग आए, आयोग से संबंधित अनेक प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, किसके समय में आए, किस आयोग ने क्या बात कही, और भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है। यानी कि हम बात कॉर्नवालिस की आज करेंगे कि कॉर्नवालिस को क्यों भारत के अंदर सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो चलिए, बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं भारत में सिविल सेवाओं का प्रारंभ। यानी कि आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग है, इस आयोग के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग जो स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है या यूपीएससी खुद का जो एग्जाम होता है, इनमें लगभग यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस नजर से देखा जाए तो आज का लेक्चर अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पिछला जब हम रेलवे की बात कर रहे थे तो एनटीपीसी के अकॉर्डिंग वो लेक्चर एनटीपीसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए बात करते हैं सिविल सेवा की, कि सिविल सेवा का आरंभ कौन करता है या इसका जनक किसको माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस का जिक्र करेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से छपता है कि सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको जरूर याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कारण क्या है कि इसने क्या किया था, कॉर्नवालिस संहिता क्या आरंभ की थी भारत में, कॉर्नवालिस संहिता का प्रारंभ किया था। और इस संहिता के अकॉर्डिंग, यानी कि एक संविधान के जैसा था, जिसमें इसने ये बात कही थी कि भारत का जो राजस्व होगा, क्या होगा, भारत का जो राजस्व होगा और दूसरे जो न्यायिक मामले होंगे, न्यायिक जो मामले हैं, इन मामलों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। देखिए, राजस्व मामले कौन से होते हैं, जो है कर से संबंधित, यानी कि कहां से कितना टैक्स लेना है, उस कर का क्या करना है, यूरोप को कितना देना है, भारत के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट कितना करना है, वो राजस्व मामले थे सारे। यानी जितना भी टैक्स इकट्ठा हो रहा था और इन कर का करना क्या है, वो सारे मामले। और दूसरे थे न्यायिक मामले। न्यायिक मामलों का मतलब ये है कि भारत के अंदर अगर कोई किसी तरह का कोई अपराध करता है, टाइम पे कर नहीं देता है, किसी की हत्या करता है, डकैती, चोरी, जो भी घटनाएं होती हैं, तो उनसे संबंधित मामले कौन से होते हैं, न्यायिक मामले होते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के भारत में आने से पहले इन दोनों मामलों को एक साथ रखा गया था, यानी कि एक ही मंच के ऊपर इन दोनों की सुनवाई होती थी। परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे आए, इन्होंने कहा कि राजस्व एक अलग मैटर है और न्यायिक मैटर क्या है, ये एक अलग तरह के मामले हैं। तो इन दोनों को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, और इनके लिए क्या बना दिया जाए, अलग कानून और अलग इनके लिए धाराएं बना दी गई। और जो धाराएं जिस चीज में अंकित थी उसको क्या बोलते हैं, हम कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जानते हैं। तो भारत में सबसे पहले रिटन कानून का श्रेय भी किसको जाता है, इन्हीं को जाता है। ओके, इन्होंने क्या काम किया था, जो सिविल सेवा थी, क्या थी, सिविल सेवा थी, इसका तो चलो इन्होंने भारत में प्रचलन करवा दिया। इन्होंने बोल दिया अभी भारत के अंदर क्या करवाएंगे, हम सिविल सेवाएं करवाएं। पर इससे पहले जानना यह आवश्यक हो जाता है कि सिविल सेवाओं का आयोजन करवा क्यों रहे। देखिए, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्या है, ये एक अंग्रेजी पद होता है जो यूरोपियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ब्रिटेन द्वारा इसको निर्धारित किया जाएगा। अब इतने बड़े भारत को चलाने के लिए अनेक भारत में राज्य बने हुए हैं, उनको संभालने के लिए अनेक अधिकारी चाहिए।
चाहे वो राजस्व से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यायिक से संबंधित हो, किसी भी मैटर को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, अलग अलग ऑफिसर की आवश्यकता होती है। और वो ऑफिसर आएंगे कहां से, वो ऑफिसर आएंगे सिविल सेवाओं से। ओके, तो इसीलिए क्या किया, कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का प्रचलन कराना आरंभ कर दिया। और इन्होंने क्या काम किया, जो सिविल सेवाएं होती थी, इन सेवाओं को इन्होंने क्या कर दिया, यूरोपीयकरण किया। इन्होंने क्या किया, यूरोपीयकरण कर दिया। यूरोपीयकरण का मतलब यह है कि भारत में जो पद है, या मैं कहूं सिविल सेवा के जो उच्च पद होते हैं, कौन से उच्च पद होते हैं, ये पद केवल किसके लिए रहेंगे, उच्च पद केवल यूरोपियों के लिए रहेंगे। जबकि जो निम्न पद होंगे, निम्न जो पद होंगे, वो पद किसके लिए रखे गए थे, भारतीयों के लिए। तो ऐसे में क्या है, इन्होंने भारत में जरूर सिविल सेवाओं का प्रारंभ किया, प्रचलन किया, परंतु इन्होंने पद को लेके क्या किया, बहुत ज्यादा भेदभाव किया। उच्च पद जो थे वो यूरोपियों को प्रदान किए और निम्न पद किसको दिए थे, इन्होंने भारतीयों को दिए थे। ओके, चलिए इसके बाद समय किसका आता है, 1800 में। 1800 में कौन आते हैं, लॉर्ड वेलेंजली। कौन आते हैं, लॉर्ड वेलेंजली। भारत में समय आता है लॉर्ड वेलेंजली का, जिनको कि सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने क्या किया, कोलकाता के अंदर एक कॉलेज की स्थापना की। कहां पे, कोलकाता के अंदर एक कॉलेज की स्थापना कर दी, जिस कॉलेज का नाम इन्होंने क्या दिया, फोर्ट विलियम। क्या दिया, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की इन्होंने क्या कर दी, कोलकाता के अंदर स्थापना कर दी। और इस कॉलेज के अंदर क्या होता था, कोलकाता के अंदर जो भी सिविल अधिकारी थे, जो भी अधिकारी आते थे, इन अधिकारियों को या इनके अधिकारी बनने से पहले इनको जो प्रशिक्षण दिया जाता था, जो ट्रेनिंग दी जाती थी, वो कहां पे दी जाती थी, तो वेनेजुएला के समय में कोलकाता में दी जाती थी। और किस स्थान पे, फोर्ट विलियम के अंदर क्या होता था, यह प्रशिक्षण देने का काम होता था। हालांकि आगे जाके इसको क्या कर दिया गया था, इसको अंग्रेजों ही द्वारा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों ने खुद इसको अवैध घोषित कर दिया था। चलिए इसके बाद बात आती है 1802 की। भारत में कब समय आता है, 1802 का समय आता है। इस वक्त लंदन में क्या काम करते हैं, लंदन में इंडियन कॉलेज, कौन सा, इंडिया कॉलेज, इंडिया कॉलेज, या इसको हैलिबरी कॉलेज भी बोलते हैं। कौन सा, हैलिबरी कॉलेज। इस हैलिबरी कॉलेज या इंडिया कॉलेज की क्या काम करते हैं, 1802 में लंदन में स्थापना करते हैं। देखिए 1800 में कोलकाता में हो रही है और 1802 में कहां हो रही है, लंदन में हो रही है। जैसे लंदन के अंदर इंडिया कॉलेज, या इसको क्या नाम देते हैं, हैलिबरी कॉलेज का नाम देते हैं, जैसे इसकी स्थापना होती है, इसको तो कर दिया गया भारत में बंद। और अब सिविल सेवक जो थे, कौन से, सिविल सेवक, सिविल जो सेवक थे, इन सेवकों को 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए जो ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग कहां दी जाने लगी, ये ट्रेनिंग दी जाने लगी लंदन के इंडियन कॉलेज या हैलिबरी कॉलेज के अंदर। इनको प्रशिक्षण देने का काम प्रारंभ हो गया। ठीक है ना। इसके बाद का जो समय आता है वो आता है 1833 का। क्या आता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है, चार्टर एक्ट आता है। ये एक्ट क्या है, ये एक्ट जो कॉर्नवालिस ने बात कही थी उसके अपोजिट जाता है। ये क्या बात बोलता है 1833 का एक्ट, कि आज से भारत में जो सिविल सेवा होगी, क्या होगी, सिविल सेवा होगी, इसमें जो पद होंगे वो क्या है, बिना भेदभाव दिए जाएंगे। इन्होंने क्या कह दिया कि आज से भारत के अंदर जो सिविल सेवकों के पद बनेंगे वो पद क्या, उनको बिना किसी भेदभाव दिए जाएंगे। हालांकि ये आयोग क्या है, असफल रहा था। ये क्या रहा था, असफल रहा था ये आयोग, क्योंकि
यदि भारतीयों को उच्च पद दे दिया गया तो ऐसे में क्या है, अंग्रेज अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाना समझते थे। इसलिए 1833 की चार्टर अधिनियम में जो बात कही गई उसको अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया, हालांकि इस एक्ट को लेके जरूर आए थे। अब एक नजर में देख लेते हैं यहां से प्रश्न कैसे छपते हैं। पहला प्रश्न कि जनक कौन है सिविल सेवा का, तो आपको याद रखना है कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस संहिता है, इसमें मुख्य क्या प्रावधान किया गया था, तो इसमें राजस्व और न्यायिक मामलों को क्या किया गया था, अलग किया गया था। और दूसरा क्या किया था इन्होंने, सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किया था। यूरोपीयकरण का मतलब उच्च पद इन्होंने किसको दिए, यूरोप के लोगों को दिए, और निम्न पद किसको दिए, भारतीयों को दिए। तो यह बात आपको किसके बारे में याद रखनी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। फिर बात का याद रखना है आपको किसके बारे में, लॉर्ड वेनेजली के बारे में। सिर्फ एक ही याद रखनी है बात कि जो फोर्ट विलियम है कोलकाता का, कोलकाता कौन सा, फोर्ट विलियम है, इसमें सिविल सेवा का प्रारंभ किसने करवाया, तो याद रखना है लॉर्ड वेनेजली ने 1800 में करवाया। ओके, तीसरा प्रश्न यहां से क्या उठेगा कि लंदन के अंदर 1802 में कौन से कॉलेज में सिविल सेवकों को 2 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, तो याद रखना है इंडिया कॉलेज, या इसको क्या बोलते हैं, हैलीबरी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कितने साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, 2 साल के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती। ठीक है, अगली यहां से प्रश्न क्या उठता है, 1833 के चार्टर अधिनियम सिविल सेवा के बारे में क्या बोलता है। 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवा के बारे में क्या बोलता है, तो इसने क्या बात कही थी कि आज से क्या है, बिना किसी भेदभाव के, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो जिस पद के योग्य है उसको क्या किया जाएगा, वो पद प्रदान किया जाएगा। तो ये मुख्य बातें किसमें कही गई थी, 1833 तक का जो चार्टर अधिनियम आता है उसके अंदर ये मुख्य पहलू रख दिए जाते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा उसके बाद भारतीयों में भी जागरूकता आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे भारतीयों में जागरूकता आएगी वो भी अपने पद के लिए क्या करने लगेंगे, वाद विवाद करने लगेंगे। इसके बाद समय आता है 1855 का। कौन सा समय याद रखना है, 1855 का समय याद रखना है, जब क्या हुआ, इंग्लैंड में, कहां पे, इंग्लैंड में प्रथम बार सिविल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। किसका हुआ, सिविल प्रतियोगिता का क्या हुआ था, आयोजन किया गया था। देखिए अब तक 1855 से पहले जितने भी सिविल अधिकारी बन रहे थे उनको महज चुना जाता था, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी जैसे आज के समय लिखित परीक्षाएं होती है। उस वक्त क्या है, लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं था, डायरेक्ट अंग्रेज जिसको चाहते उनको चुन लेते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी इंडिया कॉलेज के अंदर, और उसके बाद उनको उनका पद दे दिया जाता था। परंतु 1855 में क्या कर दिया गया कि यह कह दिया गया कि आज से इंग्लैंड के अंदर क्या होगी, सिविल प्रतियोगिता होगी, और इन प्रतियोगिताओं में जो जिस तरह की रैंक रखेगा उनको उसी अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा, उनका पद दे दिया जाएगा। ओके, और इसी 1855 के इस फैसले के बाद 1863 में, कब, 1863 में याद रखना है सत्येंद्रनाथ, किसका नाम याद रखना है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, टैगोर का नाम याद रखना है, जिन्होंने भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा को क्या किया था, पास करने का काम किया था। ओके, देखिए सत्येंद्रनाथ बहुत अलग आयु के अंदर 1863 के अंदर सिविल सेवा की परीक्षा को पास करते हैं, और भारत के पहले सिविल सेवक बनने का गौरव इनको हासिल है। अब एक बात देखिए, जिस वक्त की हम बात कर रहे थे, इस वक्त स्कूलों के अंदर जो आम भाषा होती थी उस भाषा के अंदर शिक्षा दी जाती थी। कॉलेज के अंदर इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों हुआ करते थे, परंतु जो इंग्लैंड में ये जो परीक्षाएं हो रही है, सिविल परीक्षाएं, ये परीक्षाएं पूर्ण रूप से इंग्लिश में होती थी, और आयु क्या रखी जाती थी, बहुत कम रखी जाती थी। तो ऐसे में जितना संघर्ष इन्होंने करके अपने आईसीएस की परीक्षा को पास किया है, अपने आप में बड़ा ही गौरवमान
भारतीयों के लिए पल था। तो इतने बड़े संघर्ष करने के बाद अगर उस समय आईसीएस ये लोग बन सकते थे, न इतनी कॉलेजेस थे, न पुस्तकें थी, इंटरनेट नहीं था, कोई इतना आइडिया नहीं था, भारतीयों के साथ भेदभाव इतना हो रहा था, फिर भी ये लोग सिविल परीक्षा पास करें, तो आज के नजरिए से देखा जाए तो आज इतना डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी जगह हार नहीं माननी है, लगे रहिए पढ़ाई में, आज नहीं तो कल कामयाबी आपके कदमों को जरूर चूमेगी। चलिए, तो 1863 का ये डेट जरूर याद रखनी है। अनेक बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिकंदरनाथ ने परीक्षा कब पास करने का काम किया था। ओके, चलिए, इसके अलावा क्या है, इस अधिनियम 1855 में एक बात और कही गई थी कि जो सिविल सेवक होगा, क्या होगा, जो सिविल सेवक होगा, इसकी मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु 23 साल होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है ना। 23 साल से ऊपर का कोई भी इंसान सिविल सेवा को भाग नहीं ले सकता था, जबकि आज इसकी आयु 42 साल तक कर दी गई है। तो उस वक्त सिर्फ अंग्रेजों ने क्या रखा था, 23 साल का एरिया रखा था, माध्यम अंग्रेजी रखा जाता था, और जो सिलेबस होता था वो इंग्लैंड के अकॉर्डिंग होता था, भारत के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं रखा जाता था, और न ही किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती थी। ओके, चलिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी बात कर रहे थे कि सिविल सेवकों की आयु 23 वर्ष कर दी गई थी। तो यहां से कई अन्य प्रश्न पूछते हैं कि जैसे डलहौजी है 1853 में, कौन है, डलहौजी, इन्होंने सिविल सेवा की आयु कितनी रखी थी, प्रश्न पूछ लेता है। एक बार यहां से एक प्रश्न आए हैं, तो इन्होंने कितनी रखी थी, 23 साल। डलहौजी के टाइम में 1853 में सिविल सेवकों की मैक्सिमम एज कितनी होती थी, तो मैक्सिमम एज होती थी 23 साल। 1860 में जब कैनिन आया, कौन आया, 1860 में लॉर्ड कैनिन भारत आए, तो इन्होंने देखा कि 23 साल की आयु होने के बावजूद भारतीय बहुत ज्यादा सिविल सेवा में भाग ले रहे हैं और बहुत ज्यादा उनका चयन हो रहा है। तो इसी एवज में क्या कर दिया, इन्होंने सिविल सेवकों की मैक्सिमम आयु कितनी कर दी, मैक्सिमम आयु इन्होंने 22 साल करने का काम किया। इसके बाद 1866 का जब समय आता है, इस समय लॉरेंस भारत के क्या है, गवर्नर है, सॉरी वाइसराय लॉरेंस। तो लॉरेंस ने क्या काम किया, लॉरेंस में इन नियमों में और ज्यादा सख्ती लाई, और लाने के कारण क्या किया, सिविल सेवकों की मैक्सिमम आयु कितनी कर दी, 21 साल कर दी, कि 21 साल के बाद आप क्या है, सिविल सेवा में भाग नहीं ले सकते। और असल कारनामा किया गया 1878 में। 1878 में क्या होता है, लॉर्ड लिटन भारत के वाइसराय बनते हैं, और इन्होंने सिविल सेवकों की मैक्सिमम आयु कितनी कर दी थी, 19 साल कर दी थी। मैक्सिमम एज कितनी कर दी थी, 19 साल कर दी थी, कि 19 साल के बाद कोई भी भारतीय सिविल सेवा में भाग नहीं ले सकता। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार भारतीयों के ऊपर जरूर इन्होंने परीक्षा के माध्यम से भारतीयों को सिविल सेवा में आने का मौका दिया, परंतु जैसे जैसे हम देखते हैं लिटन का और आगे का जो समय चलता है, लगातार भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ाई जाती हैं और सिविल सेवकों की आयु लगातार घटा दी जाती है, ताकि भारतीय लोग सिविल सेवा में सेलेक्ट या पार्टिसिपेट न कर पाए। ओके, तो बेसिकली इन डेट को जरूर याद रखना है कि लिटन का समय आया या डलहौजी का समय आया तो कितनी एज को रखा गया था, क्योंकि सिविल के अकॉर्डिंग यहां से लगभग यहां से डेट जो ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर यहां से डेट जरूर छपती है। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं 1912 की। सीधे आ जाते हैं 1912 में। इस वक्त क्या होता है, एक आयोग आता है, स्टॉप करना। चलिए बात करते हैं 1912 के इलिंगटन। ओके, तो भारत में क्या होता है, 1912 में इस्लिंगटन आयोग आता है। ये क्या आता है, एक आयोग आता है। इस आयोग का उद्देश्य क्या था, भारतीय सिविल सेवा में क्या करना था, सुधार करना था, ताकि भारतीयों के लिए और मौके बनाए जा सके। तो इसी इलिंगटन आयोग की सिफारिश पे 1919 का अधिनियम आता है। क्या आता है, 1919 का अधिनियम।
1919 के अधिनियम को पास किया जाता है और इसके अंदर क्या है, जो 1912 के अंदर जो आयोग बना था, इस आयोग की सिफारिश पे कई कदम भारतीयों के लिए उठाए जाते हैं। पहला कदम क्या उठाया जाता है कि पहला काम, बड़ा काम यह हुआ कि 1922 में क्या किया गया, इलाहाबाद में लोक सेवा का आयोजन किया गया। कहां पे? इलाहाबाद में लोक सेवा का आयोजन, लोक सेवा का आयोजन होने लगा। यानी कि जो परीक्षाएं अब तक क्या है, इंग्लैंड में हो रही थी, 1912 में आयोग बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी, 1919 का अधिनियम आया और इस अधिनियम के बाद क्या है, 1922 में इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग का क्या कर दिया गया, भारत के अंदर आयोजन होने लगा। यानी कि अब लोक सेवाएं कहां होगी, जो पेपर लिया जाएगा वो भारत में लिया जाएगा और 1/3 भाग जो पद है ये किसके लिए रहेंगे, ये रहेंगे भारतीयों के लिए। यानी कि अंग्रेजों ने क्या बात कही कि जितनी वैकेंसी निकलेगी उनमें से 1/3 भाग आरक्षित रहेगा भारतीयों के लिए और प्रत्येक साल क्या किया जाएगा, 1.5% इसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। हर साल इसमें क्या की जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी, 1.5% उनके पदों को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आता है 1924 का अधिनियम। कौन सा? 1924 में ली आयोग का गठन होता है। कौन सा? ली आयोग। देखिए, आयोग अनेक बार पूछे गए कि कौन सा आयोग किस चीज से रिलेटेड आया, किसके समय आया, तो याद रखना है रीडिंग। किसके समय? लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या हुआ, ली आयोग का क्या होता है, गठन होता है और इसकी सिफारिश पे, किसके? 1924 के ली आयोग की सिफारिश पे, जिस वक्त लॉर्ड रीडिंग भारत के अंदर वायसराय के रूप में काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें रखी इस आयोग के अकॉर्डिंग। एक तो क्या कहा, भारतीय सचिव होगा। क्या होगा? भारतीय सचिव होगा या भारतीय सचिव की क्या की जाएगी, भारत में नियुक्ति की जाएगी। यानी कि भारतीय सचिव की नियुक्ति करेंगे। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि 1926 में, कब? 1926 में। देखिए, 1924 में आयोग आ रहा है और 1926 में क्या होगा, भारत में यूपीएससी। किसका? यूपीएससी का भारत में गठन होगा। यानी अब भारत में पेपर भी होने लगे हैं। इलाहाबाद 1922 में एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद क्या किया गया, 1926 के अंदर यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा संघ आयोग का भारत में क्या कर दिया गया, भारत में गठन कर दिया गया। ओके। उसके बाद जब 1935 का अधिनियम आता है, कौन सा? 1935 का अधिनियम आता है। ये 1935 का अधिनियम कुछ अलग बातें और बोलता है इसके साथ। ये क्या बात बोलता है कि भारत में 2 तरह की सिविल सेवाएं होनी चाहिए। एक कौन सी होनी चाहिए? संघ लोक सेवा। कौन सी? संघ लोक सेवा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। और दूसरी कौन सी रहेगी? प्रांतीय लोक सेवा। कौन सी? प्रांतीय लोक सेवा। इनका क्या किया गया, अलग अलग प्रावधान कर दिया गया कि चलिए भारत में यूपीएससी बोर्ड तो बन गया है, अब क्या बना दिया जाए, साथ में स्टेट पीएससी के एग्जाम भी कंडक्ट होने चाहिए। यानी कि जो राज्य स्तर के ऊपर अधिकारी होंगे उनके एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? राज्य करवाएगा, उनके अलग अधिकारी रहेंगे। और जो केंद्र के अधीन रहेंगे उनके अलग एग्जाम कंडक्ट होंगे और उनके अलग अधिकारी रहेंगे। ओके, चलिए फिर क्या है, 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान बन गया, जब भारत का संविधान बन गया तो अनुच्छेद नंबर 308 से 325 के बीच में, 308 से लेके 325 एक्ट के बीच में क्या किया गया, यूपीएससी को एक्सप्लेन किया गया। किसको? यूपीएससी को क्या किया गया, वर्णन दिया, इसका क्या किया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया। यानी कि करंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में यूपीएससी की एक्सप्लेनेशन कहां से कहां मिलती है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 308 से लेके 325 के बीच में क्या है, यूपीएससी की
जो एक्सप्लेनेशन है हमें हमारे संविधान में देखने को मिलती है। इसके बाद से क्या है, लगातार जो सिविल सेवक है उनकी आयु को भी बढ़ाया गया, एग्जाम का प्रॉपर पैटर्न किया गया, एक फिक्स सिलेबस दे दिया गया और एक हर साल इनकी परीक्षाएं क्या होने लगी, आयोजित होने लगी। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, कई सारे आयोग भारत में आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेके 1950 तक अनेक बदलाव आते हैं और धीरे धीरे करते क्या है, भारतीय सिविल सेवा में परिवर्तन आता रहता है और अंत में भारत में 1926 में यूपीएससी भी आ जाती है और उसके बाद क्या है 1935 का अधिनियम संघ लोक सेवा और प्रांतीय लोक सेवा को अलग भी करता है और बाद में संविधान के अंदर इसके एक्सप्लेनेशन भी दे दी जाती है। तो ये था हमारा सिविल सेवा का विस्तार। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, उसमें हम पुलिस सेवा की और बात करेंगे, देखेंगे भारत में पुलिस सेवाओं का किस तरह से विस्तार हो रहा है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।